हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हाय दिव्यान, हाय अल्फा मेल, हाय रोहित। सो आई एम सो सॉरी, ट्यूसडे की क्लास में नहीं ले पाई। आई वॉज स्टक इन सम इमरजेंसी, इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो आज क्लास होगी और आज की क्लास के बाद सैटरडे को वही मैराथन क्लास होगी जिसमें अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके दिव्यान, थैंक यू सो मच। हाय करीना, हाय जानवी। बोन काउंट, बोन काउंट, बोन काउंट, नो इश्यूज करीना। ओके, बोन काउंट का वीडियो डाल दूंगी एएसएपी। एएसएपी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। आई एम रियली स्टक इन अ लॉट ऑफ क्लासेस, है ना? ठीक है, इतनी भी क्लासेस नहीं है कि वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाऊं, बट यस आई विल डू इट एएसएपी, डोंट वरी, दैट्स ऑन मी। ठीक है, चलो आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। गुड इवनिंग जानवी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, generation and conduction of जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, है ना? इजी टॉपिक है पर थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज इजी टॉपिक है, वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है? एएसएपी का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल आई विल मेक इट। ठीक है, चलो। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स कैसे हैं? एक्साइटेबल सेल से आप इन्हें एक्साइट कर सकते हो बाय गिविंग देम इंपल्स। ठीक है? द एक्सोलीमा, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that is the plasma membrane of axon, is selectively permeable, is selectively permeable। अब इस न्यूरॉन के अक्रॉस इंपल्स कैसे क्रिएट होता है, किस तरह से जनरेट होगा और कैसे ये आगे की तरफ रश करेगा, वो ही अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है? ओके, दिव्यान क्या कह रहा है? मैम आजकल बायोलॉजी में कुछ टॉपिक छूट गया है, जैसे लोकोमोशन के एनसीईआरटी तो कर दी बट नोट्स नहीं किए, इनको कैसे जल्दी कवर करूं? अंश, सीएनएस पीएनएस क्यों नहीं समझ में आ रहा? अभी मैंने पढ़ाया कहा तुझे सीएनएस पीएनएस, क्यों परेशान हो रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अभी अपन आए ही नहीं, पीएनएस पर अभी अपन आए ही नहीं है। डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगी। दिव्यान अगर छूट रहा है तो बेटा प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो या नोट्स पढ़ो और प्लीज ट्राई टू डू एज मेनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल। ठीक है? ठीक है, अब यहां से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत सारी चीजें। जब भी न्यूरॉन्स में इंपल्स जनरेट होगा तब यहां पर तीन चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। पहली होगी पोलराइज स्टेट विच इज अ नॉर्मल स्टेट, देन इज depolarization and then is repolarization। ये तीन चीजें होंगी। रीपोलराइजेशन के वापस से क्या होगा? वापस से यहां पर पोलराइज स्टेट आएगी।
मैंने बताया था पर डिटेल्स नहीं करी है। अंश हो जाएगा, रिलैक्स रहो, जो पढ़ा रही हूं वो पढ़ो, जितना पढ़ा चुकी हूं वो याद रखो, ठीक है। डाइजेशन वाला चैप्टर पूरा छूटा हुआ है, तो क्या करूं या छोड़ दूं? छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, 45 मिनट्स, इतने इंटरवल्स में लेक्चर देख देख कर उस चैप्टर को खत्म करो, छोड़ना नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है दिव्यान, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से सारी चीजें बहुत डिटेल में समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले पढ़ेंगे पोलराइजेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे पोलराइजेशन, और इस पोलराइजेशन स्टेट को ही बोला जाता है रेस्टिंग फेज। दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। अब इसे यह ध्यान से समझो, रेस्टिंग फेज का मतलब न्यूरॉन के पास कोई इंपल्स नहीं आया है, न्यूरॉन रेस्ट में है, न्यूरॉन के पास कोई इंपल्स नहीं आया। सपोज अगर मैं मानूं कि यहां पर मेरे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो मैं यहां ऐसे 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 कर रही हूं, तो आई एम फीलिंग द पेन। सो दिस पेन इज वाई बिकॉज आई एम गिविंग इट अ स्टिम्युलस। बट न्यूरॉन के पास अभी इस स्टेट में न्यूरॉन के पास कोई स्टिमुलस नहीं है, दैट मीन्स न्यूरॉन कैसा है? न्यूरॉन अब रेस्ट में है। अंश कॉपी हो जाए जब बता देना। डिजीजेस पढ़ ले दिव्यान, चलो आगे। लेक्चर डन हो गया है, और उस लेक्चर को सुनकर समझकर अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो फिर छोड़ दो, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है किसी ने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा जितना मैंने पढ़ाया था, प्रोटिस्टा और पंजाए। चलो आगे। रेस्टिंग फेज में क्या होगा देखो, ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। ये न्यूरॉन का इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट है न्यूरॉन का, और ये न्यूरॉन का आउटर पार्ट है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट फंक्शनिंग, व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट फंक्शनिंग, जब इसके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रहा, न्यूरॉन आराम से रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट फेज पर न्यूरॉन क्या करेगा? न्यूरॉन अंदर से 3 सोडियम आयंस बाहर भेजेगा, और बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेगा। अब ये स्टेट कैसे डेवलप हुई ये आपको समझ में आएगा जैसे जैसे अपन इंपल्स जनरेशन पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर इनर पार्ट में यानी एक्सोलीमा के अंदर जहां एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट है, उस एक्सोप्लाज्म से न्यूरॉन जो है 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकेगा और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेगा। अब ये काम जो हो रहा है, ये काम होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप्स। दिस takes place with the help of सोडियम पोटेशियम पंप। अब अगर मैं यहां पर पंप वर्ड यूज कर रही हूं, दैट मीन्स यहां पर कैसा प्रोसेस चल रहा होगा? ये प्रोसेस चल रहा होगा एक्टिवली, ये प्रोसेस चल रहा होगा कैसे? एक्टिवली चल रहा होगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो रेस्ट पर 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। अब अगर ऐसा होगा, अब यहां ध्यान से समझो, अब अगर यहां पर ऐसा हुआ, ये कैसे हुआ? एक्टिवली।
ये एक्टिवली हुआ। अब अगर ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ तो बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अंदर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, अंदर क्या इकट्ठे हो जाएंगे, अंदर पोटेशियम इकट्ठे हो जाएंगे। ध्यान से समझो, अंदर पोटेशियम इकट्ठे हो गए, ये बात समझ में आ गई। बाहर सोडियम सोडियम हो गए, अंदर पोटेशियम पोटेशियम हो गए। अब क्या होगा, अब चीजें हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करती हैं। चीजें हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, ये बात समझ में आई। अब ये पोटेशियम जो है ये यहां से बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये उछल उछल कर बाहर जाने की कोशिश करेगा, और इसके जाने के लिए, ध्यान से सुनो, इसके जाने के लिए यहां पर, इसके जाने के लिए यहां पर कुछ लीक चैनल्स प्रेजेंट हैं। ये लीक चैनल्स किसके लिए हैं, ये लीक चैनल्स है पोटेशियम के लिए, ताकि पोटेशियम यहां से बाहर निकल जाए, पोटेशियम यहां से बाहर निकल जाए। तो पोटेशियम इन चैनल से उछल उछल कर बाहर जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा अभी आप समझना। तो पोटेशियम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो ये मूवमेंट कैसा होगा, ये मूवमेंट होगा हमारा, ये मूवमेंट होगा हमारा पैसिव मूवमेंट। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आई। अब सोडियम का कंसंट्रेशन भी बाहर ज्यादा हो गया, तो सोडियम भी कोशिश करेगा कि मैं क्या करूं, कि मैं अंदर आने की कोशिश करूं। पर सोडियम के लिए यहां पर जो लीक चैनल है वो एक या दो ही होते हैं। सोडियम के लिए जो लीक चैनल है वो एक या दो ही होते हैं, तो सोडियम इस चैनल से पैसिवली अंदर आ जाता है, सोडियम इस चैनल से पैसिवली अंदर आ जाता है। यहां तक बात समझ में आई। जब न्यूरॉन काम नहीं कर रहा, न्यूरॉन एट रेस्ट बैठा है, तो सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से एक्टिवली 3 सोडियम को अंदर से बाहर भेजा जाता है, विद इन द सेल से आउटसाइड द सेल भेजा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजा जाता है, वेयर एज 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ लिए जाते हैं। इसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आयंस का। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेशियम अंदर सोडियम बाहर। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर पैसिव मूवमेंट होगा। पैसिव मूवमेंट किसकी मदद से होगा, पैसिव मूवमेंट इन लीक चैनल्स की मदद से होगा, इन लीक चैनल्स की मदद से। बट ये लीक चैनल्स जो हैं ये बायस्ड हैं। लीक चैनल्स क्या है, बायस्ड है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम के लिए चैनल्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सोडियम चैनल्स, और ये चैनल कौन से हैं, लीक चैनल्स हैं। तो सोडियम बाहर ज्यादा जाएगा, पोटेशियम बाहर ज्यादा जाएगा, सोडियम कम अंदर आएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर व्हेन द न्यूरॉन इज इन अ पोलराइज्ड स्टेट, उस टाइम पर एक्टिवली और पैसिवली 2 तरीके के मूवमेंट्स होंगे, और इस एक्टिव और पैसिव मूवमेंट की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आयंस का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आयंस का, और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस की वजह से अंदर एक्सोलीमा के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। वेरी गुड। अगर ये समझ में आया तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज RMP व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट रिसीविंग एनी स्टिमुलस, उस टाइम पे द वैल्यू ऑफ RMP इज -70 मिलीवोल्ट। ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। क्या ये क्लियर है, क्या ये एब्सोल्युटली क्लियर है। ये समझ में आ गया, इसके नोट्स हो गए कॉपी। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूं और क्वेश्चन में बोलूं कि व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज मोर परमिएबल टू विच आयंस, तो क्या आंसर दोगे। व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट
द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज परमिएबल फॉर विच आयन? K प्लस। बेटा कैसे हुआ ये चार्ज का डिफरेंस, कैसे हुआ? आंसर बिल्कुल करेक्ट है तेरा। कैसे हुआ देखो, अरे रे रे रे, लाइन तो बहुत ही टेढ़ी बनी है। ये आपका न्यूरॉन है, दिस इज द न्यूरॉन एट रेस्ट। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। तो बेटा सबसे पहले तो यही देख ले, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, तो यहां पर नेट चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। अब लीक चैनल्स की बात कर ले, ये लीक चैनल्स हैं, इन लीक चैनल से उछल उछल कर K प्लस आयन बाहर जा रहे हैं, और K प्लस आयन अगर बाहर चले गए तो बाहर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर सोडियम के लिए एक ही लीक चैनल है, सोडियम के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई, एक ही लीक चैनल है, तो एक ही सोडियम अंदर आ पाएगा एक लीक चैनल की मदद से। तो अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और बाहर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो न्यूरॉन के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -70 MV हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? कुणाल अ लिटिल बिट, थोड़ा सा लेट, हल्का सा, ज्यादा नहीं हो, थोड़े से लेट हो। क्लियर है ये बात? देख लो, ठीक है। प्लस यहां पर एक और चीज मेंशन करेंगे, यहां पर एक और चीज मेंशन करेंगे, इनसाइड द एक्सॉन देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। यहां पर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर न्यूरॉन के अंदर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। यहां तक बात एब्सोल्युटली क्लियर है? नोट्स कॉपी हो गए? मैंने चालू नहीं किया बायो का प्रिपरेशन, कैसे करूं अब? कुणाल तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या हालचाल है? फिजिक्स केमिस्ट्री के हालचाल से बताऊंगी बेटा। सब अभी चालू किया है, तो बेटा बस जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उन्हें फॉलो करो, है ना, और बैकलॉग धीरे धीरे कवर करो बेटा। दिवाली की छुट्टियों में सबसे ज्यादा बैकलॉग कवर करना। एक्शन पोटेंशियल, ओह यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, रिलैक्स, आराम से पढ़ो बेटा, बहुत टाइम है, धीरे धीरे पढ़ते चले जाओ। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब न्यूरॉन इज नाउ रेडी टू फंक्शन। न्यूरॉन क्या करेगा? अब काम करने के लिए रेडी है। देखो अब व्हेन द इम्पल्स इज रिसीव्ड, जैसे ही एक्सॉन के पास इंपल्स आएगी, एक्सॉन के ऊपर कुछ चैनल्स प्रेजेंट है और उन चैनल्स को हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं। तो यहां पर एक चैनल प्रेजेंट है, द नेम ऑफ द चैनल इज
यहां पर एक चैनल प्रेजेंट है, ऐसे बना देते हैं, यहां पर एक चैनल प्रेजेंट है, द नेम ऑफ द चैनल इज सोडियम गेटेड चैनल। जैसे ही यहां पर इंपल्स रिसीव होता है, दिस सोडियम गेटेड चैनल ओपन्स। इन सोडियम गेटेड चैनल्स को क्लोज कौन रखता है? these sodium gated channels are closed with the help of calcium ions। जैसे ही इंपल्स आता है, यहां पे जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम रिमूव होता है, ये सोडियम गेटेड चैनल्स जो हैं ये खुल जाते हैं। अब देखो क्या होगा, अंदर नेट नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ दी सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन। जैसे ही ये सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, बाहर से सोडियम अंदर आने लगता है, बाहर से सोडियम अंदर आने लगेगा। ठीक है, सो व्हेनेवर द इंपल्स इज रिसीव्ड, देयर इज ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेटेड चैनल। जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है, तब कैल्शियम इस सोडियम गेटेड चैनल को क्लोज कर रखता है। जैसे ही इंपल्स रिसीव हुआ, कैल्शियम हटा, सोडियम गेटेड चैनल खुले और बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आ गई। अंदर पोटेंशियल कितना था? -70 MV। -70 MV से ये -60 MV होगा, -60 MV से ये -50 MV होगा, -40 MV होगा, -30 MV होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या होता चला जाएगा? न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा जब 0 MV अटेन होगा, कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा जब 0 MV होगा। फिर 0 MV के बाद ये +10 MV होगा, +20 MV होगा, +30 MV होगा। तो +30 से +35 MV पर जैसे ही हमारे न्यूरॉन का पोटेंशियल रीच होगा, यहां से इंपल्स आगे की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे ही एक्सॉन के पास इंपल्स आया, जैसे ही इंपल्स रिसीव हुआ, सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। सोडियम गेटेड चैनल्स कैसे ओपन होते हैं? क्योंकि जैसे ही इंपल्स आता है, कैल्शियम उनके ऊपर से हट जाता है। कैल्शियम उनको क्या करके रखता है? क्लोज कर रखता है। तो जैसे ही कैल्शियम हटा, ये सोडियम गेटेड चैनल्स जो है खुल जाते हैं। जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल्स खुलते हैं, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव होना स्टार्ट करता है, भाग के भर के सोडियम, क्योंकि बाहर सोडियम बहुत सारे थे, तो बाहर से सोडियम भग के कहां आ जाते हैं? अंदर की तरफ मूव हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अंदर का पोटेंशियल जो है वो चेंज होने लगता है, -70 to -60 -50। धीरे धीरे ये न्यूट्रल होने लगता है। कंप्लीटली न्यूट्रल ये हो जाता है एट 0 मिलीवोल्ट। फिर ये पॉजिटिव में जाता है, +10 +20 +32 +35। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या कहा जाता है? एक्शन पोटेंशियल। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल रीच होता है, इंपल्स एक्सॉन में आगे की तरफ रन हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब यहां डेफिनेशन लिख लो। एक डेफिनेशन लिखनी है,
threshold potential, the change in potential from -70 MV to -60 MV, मतलब जब +10 MV का चेंज हुआ पोटेंशियल में, जब +10 MV का चेंज हुआ पोटेंशियल में, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब द न्यूरॉन इज नाउ रेडी टू वर्क. This indicates that the neuron is now ready to work. Clear? दिव्यांग क्लियर है ये पॉइंट? एक्शन पोटेंशियल, when the potential of neuron is around +30 MV to +35 MV, the impulse moves forward in the axon. This is called as action potential. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है, बोलो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों. वाणी, आप अभी सेल पढ़ रहे हो तो आप सेल पढ़ो, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन. स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन. आप कौन सी क्लास में हो वाणी? कौन सी क्लास में हो वो बताओ मुझे. वाणी, आप 8th में हो और कितना सिलेबस हो गया है? क्या क्या पढ़ लिया है? अब डीपोलराइजेशन की स्टेट में द सोडियम गेटेड चैनल्स क्लोजेस. सोडियम गेटेड चैनल जो है वो वापस से बंद हो गए. अंदर सोडियम आ चुका है, अंदर सोडियम आ चुका है. अंदर का पोटेंशियल अब +30 मिलीवोल्ट है, जो कि एक्शन पोटेंशियल है. न्यूरॉन का पोटेंशियल जब तक -70 MV नहीं होगा तब तक न्यूरॉन दूसरा इंपल्स नहीं लेगा. सो अब हम क्या करेंगे, एक्सॉन के अंदर वापस से -70 MV का पोटेंशियल डेवलप कराएंगे. अब ये -70 MV का पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा? ये डेवलप होगा बाय द ओपनिंग ऑफ, इट विल बी डेवलप बाय द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल्स. क्या होगा? इट वुड बी रेगुलेटेड बाय द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल. ये पोटेशियम गेटेड चैनल यहां पर क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे. जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल्स यहां पर ओपन हुए, अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर जाने लगे. अंदर से पोटेशियम बाहर जाने लगे. अब जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे वैसे वैसे ये पोटेंशियल क्या होगा? +20 MV
10 MV, 5 MV, 0 MV, -10 MV, करता 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 कितना हो जाएगा, -70 MV तक पहुंच जाएगा. When -70 MV potential is reached, the neuron will take the impulse and it would be ready to function again. This is called as state of depolarization. After the action potential, there is closure of sodium gated channel. There is closure of sodium gated channel and opening of potassium gated channels. These channels move the potassium from inside to outside and reaches the potential of -70 MV. Once -70 MV potential is reached, the neuron is ready to function again. The neuron is ready to function again. Okay, you are unable to give NSEJS. तो क्या रिप्लाई करूं? आप जेई एस्पिरेंट हो, NSEJS के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो यू प्लीज फोकस ऑन योर 10th बोर्ड्स फर्स्ट एंड देयर आफ्टर यू कैन फोकस ऑन द जेई प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. इनकी प्रिपरेशन आप इसी चैनल से कंटिन्यू कर सकते हो. वाणी, आप सेल पढ़ो बेटा, आराम आराम से पढ़ो. मैं फ्रेश चैप्टर्स पढ़ाती हूँ एवरी सैटरडे, तो एवरी सैटरडे आप मुझे लाइव ज्वाइन करो. बाकी रेगुलर कोर्स में आप लाइव आना चाहते हो आओ, अदरवाइज बैकलॉग जितना भी है वो धीरे 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 करके आप उसे क्लियर करते चले जाओ. ठीक है? ठीक. अब ये रेडी टू फंक्शन अगेन है और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलता रहेगा. जैसे ही न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलना बंद होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा. अंदर सोडियम इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल खुला था. सोडियम को न्यूरॉन वापस से अंदर से बाहर भेजेगा, पोटेशियम को बाहर से अंदर लेगा, वापस से पोलराइज स्टेट में आएगा. पोलराइज स्टेट का मतलब है न्यूरॉन के लिए जब वो कोई इंपल्स नहीं है उसके पास कोई स्टिमुलस नहीं है, तो वो अपने से बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा और अंदर पोटेशियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा. क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों नहीं कर पाओगे बेटा? सब कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, 100% कर पाओगे. ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक, चलो डायग्रामेटिकली इसको एक बार दोबारा से बना लेते हैं सारा. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज.
RMP is -70 MV। ये -70 MV कैसे जनरेट हुआ? तीन सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, एक्टिव प्रोसेस, लीक चैनल, लीक चैनल से सोडियम बाहर, लीक चैनल से पोटेशियम बाहर, एक लीक चैनल से सोडियम अंदर। दिस इज पैसिव। बाय बोथ active and passive movement of ions, by both active and passive movement of ions, a negative charge is developed, a negative charge is developed inside the neuron. This is called as resting membrane potential, and the neuron is said to be polarized। स्टार लगा के एक बात लिखेंगे, ड्यूरिंग द रेस्ट स्टेज the membrane of neuron is more permeable to potassium। ठीक है, वानी ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती कि बायो के बेसिक से NaCJS क्लियर होगा, क्योंकि पेपर के बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। पेपर कहीं से भी कैसा भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है ना। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। हेलो नितिश, now when the impulse is received, आज दिव्यांग को कैसे डाउट नहीं आया? आज दिव्यांग को डाउट कैसे नहीं आ रहा है? Where is Divyang today? पूरी बायो करने से तो होगा ही ना बेटा। जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, बाहर से सोडियम अंदर की तरफ फ्लो होगा। दिस रिजल्ट्स इन एंट्री ऑफ सोडियम, फ्रॉम outside to inside,
चेंजिंग द पोटेंशियल -70 MV से 0 MV से +35 MV। नोट्स लिख लो प्लीज बच्चों, समझ में सब आ गया है? नोट्स इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। दिस इज न्यूट्रल पोटेंशियल। ठीक है, तो जब भी सोडियम गेटेड चैनल्स खुलेंगे अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो दिस डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। और यहां पर लिख लेना इफ्लक्स of sodium, this is influx of potassium। ठीक है, this is depolarization। repolarization सोडियम गेटेड चैनल बंद हो गए, पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन हुए, अंदर से पोटेशियम बाहर जाने लगे। When potassium moves out, it changes the membrane. It changes the membrane potential to -70 MV again. This is called as state of repolarization, and repolarization ensures that the neuron is ready to function अगेन। तो जब ये स्टेट आएगी तो अंदर वापस से चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ये बात यहां तक क्लियर है? क्या ये बात यहां तक क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब यहां पर then the whole process will repeat itself. It will keep on repeating till the stimulus is lost. Stimulus आना बंद होगा तो न्यूरॉन रेस्ट पे आएगा और वापस से अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को क्या करेगा? अचीव करेगा। नेक्स्ट अब एक और टर्म देखते हैं यहां पर, विच इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है? देखो, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक क्वेश्चन पूछूंगी, कौन आंसर करेगा? एक क्वेश्चन पूछूंगी, कौन आंसर करेगा? थिंकिंग एंड लर्निंग कह रहे हैं, नो योर नेम प्लीज। ओके, क्वेश्चन पूछ रही हूं, कौन आंसर करेगा? जैसे ही यहां पर, यहां देखो एक बार, जैसे ही यहां पर
-70 MV का पोटेंशियल रीच होता है ना, ये पोटेशियम गेटेड चैनल्स क्लोज हो जाते हैं. वंस द membrane potential of -70 MV is achieved, the potassium gated channels close. यहां पर पोटेशियम गेटेड चैनल्स जो है वो बंद हो जाते हैं. जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल बंद हो, -70 MV पोटेंशियल रीच हो गया. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से सुनो, समटाइम्स बिफोर द क्लोजर ऑफ पोटेशियम गेटेड चैनल्स more potassium ions are lost. मतलब ये चैनल्स खुले हैं और पोटेशियम निकलता चला जा रहा है. -70 MV का पोटेंशियल रीच हो गया, फिर भी और बंद होने से पहले, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत क्विक चलता है, तो जरूरत से ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं. सो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम -70 टू -90 MV. अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV से -90 MV तक पहुंच गया, देन वी से दैट द न्यूरॉन इज हाइपर पोलराइज्ड. हाइपर पोलराइज्ड का मतलब है कि अब हमें ज्यादा सोडियम आयंस चाहिए रहेंगे टू रीच द पोटेंशियल ऑफ +30 MV. दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन. क्या ये बात समझ में आती है? नहीं. डी और रीपोलराइजेशन में फर्क है बेटा. डी और रीपोलराइजेशन में क्या फर्क है? डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है. डीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है -70 से +35. रीपोलराइजेशन में वो +35 से वापस -70 पे आ रहा है. अब -70 ही मेंटेन रहेगा पोलराइज स्टेट में. सिर्फ क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा. सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होना चाहिए, पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होना चाहिए. जब पोटेशियम गेटेड चैनल खुलते हैं तो कई बार रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा पोटेशियम आयंस मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाते हैं, विच चेंजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -70 MV टू -90 MV. अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट हो जाता है, उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन. दैट मीन्स अब आपको ज्यादा सोडियम आयंस चाहिए रहेंगे टू रीच द एक्शन पोटेंशियल ऑफ +30 MV. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? और सुशांत, मुझे लगता है कि सिलेबस सही स्पीड में चल रहा है. पैरेलल 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक सिलेबस एकदम राइट पेस पर है. ठीक है, ठीक. दिस रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम -70 MV to -90 MV. This is called as hyperpolarization of neuron. When the neuron is hyperpolarized, more sodium ions are required to reach the action potential.
Sushant, see, we have finished with cell biology, cell division, genetics. We are almost done with animal physiology, है ना. एनिमल फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया है. ये लास्ट चैप्टर है. आई हैव स्टार्टेड विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. वन शॉट में मैंने एनिमल टिश्यू ले लिया है. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज डन. सो सिलेबस सही पेस पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता स्लो है. जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स है आई थिंक वो अपन कवर कर चुके हैं. ठीक है, बट आई वुड डेफिनेटली टेक दिस सजेशन एज अ फीडबैक and I will definitely discuss it with the team and let us see what best can be done for you all. ठीक. ठीक है. प्लीज इसे कॉपी कर लो. 1 मिनट ठंडे दिमाग से सोचो. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है. चलूं आगे. चले आगे. ओके. सो एट साइनैप्स when the impulse reaches it results in release of neurotransmitter. जैसे ही इम्पल्स साइनैप्स तक पहुंचता है, साइनैप्स पे पहुंचता है, इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है. कैसे? जैसे ही इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल्स पे पहुंचा, यहां पर कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं और बाहर से कैल्शियम अंदर की तरफ मूव होता है. जैसे ही कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ मूव होता है, यहां पर जो साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं, यहां पर जो साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं उनका क्या हो जाता है? एक्सोसाइटोसिस हो जाता है. क्या हो जाता है? एक्सोसाइटोसिस. मतलब ये वेसिकल्स जो हैं, ये बाहर की तरफ मूव करते हैं और यहां से बाहर जाकर इन वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होता है? बाय द बर्स्टिंग ऑफ सिनैप्टिक वेसिकल्स. क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है. एक बार प्लीज कॉपी कर लीजिए इसे. Channels open when impulse reaches axon terminals.
ठीक है। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, this neurotransmitter is of two type. It could be excitatory or it could be excitatory or it could be inhibitory. Excitatory मतलब it will excite the neuron, आगे काम करवाएगा। इनहिबिटरी मतलब इट विल इनहिबिट द फंक्शन, ये इंपल्स को आगे जाने नहीं देगा। मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन एंड मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज गाबा। इसको प्यार से ACH कहा जाता है और ये प्यार से गाबा है। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? This is excitatory post synaptic membrane। जब excitatory न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, this is inhibitory post synaptic membrane। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब एसिटाइलकोलिन के ऊपर कई बार 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हाउ इज इट मेड एंड व्हाट इज द फेट? What is the fate of acetylcholine? एसिटाइलकोलिन कैसे बनेगा और फेट ऑफ एसिटाइलकोलिन क्या होगा? ठीक है, सो एसिटाइलकोलिन कहां बनता है? इट इज मेड अप इन द एक्सॉन टर्मिनल्स। ये एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर ही बनेगा। कैसे बनता है देखो, ग्लूकोज से बनता है एक कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये अपन जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप समझोगे कि ग्लूकोज से क्या बनता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एक कंपाउंड में, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन होता है कोलिन के साथ। ये कंबाइन होता है कोलिन के साथ और ये क्या बनाता है? एसिटाइलकोलिन बनाता है। क्या बनाता है? ये एसिटाइलकोलिन बनाता है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब एसिटाइलकोलिन जब रिलीज हो जाता है, व्हेन एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड, it is degraded by an enzyme. It is degraded by an enzyme. And the name of the enzyme is cholinesterase. और ये इसको किसमें डिग्रेड कर देता है? ये इसको कोलिन प्लस एसीटेट में डिग्रेड कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होगा, तो ये
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को बार बार क्या करता रहेगा, एक्साइट करता रहेगा, बार बार क्या करेगा, एक्साइट करता रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देती हूं, यहां तक बात समझ में आ गई रोहित, अंश? if not degraded, it will result in repeated, result in repeated excitation of postsynaptic neuron। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बात? सो यहां पर अपना न्यूरॉन का पार्ट जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अपन ने आज डिस्कस कर लिया। वाणी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बस आपको पढ़ाई करनी है ढंग से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। व्हाट इज ऑल और नन लॉ? ऑल और नन लॉ ये मैंने आपको मसल फिजियोलॉजी में समझाया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स कितना भी हो, नर्व का और मसल का रिस्पॉन्स जो है वो ही आएगा, irrespective of the magnitude, irrespective of the magnitude of impulse, the action generated by the neuron will be same। That means अगर +30 MV का पोटेंशियल जनरेट हुआ तब भी न्यूरॉन वैसे ही काम करेगा, +35 MV का जनरेट हुआ तब भी वैसे ही काम करेगा, +40 MV का जनरेट हुआ तब भी वैसे ही काम करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन फास्ट काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। न्यूरॉन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा वो अपने +30 MV पर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ऑल और नन लॉ। अगर एक्शन पोटेंशियल से कम इंपल्स दिया गया तो न्यूरॉन काम नहीं करेगा, एक्शन पोटेंशियल जितना इंपल्स आया तो वो काम करेगा, उससे ज्यादा अगर इंपल्स आया तो भी वो वैसा ही काम करेगा जैसा वो +30 MV पर करता है। सेम प्रिंसिपल मैंने आपको मसल फिजियोलॉजी में पढ़ाया था। दिस इज कॉल्ड एज ऑल और नन लॉ। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक, डन। यहां तक देख लो, यहां तक कोई भी अगर डाउट है तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ depolarization, there is influx of sodium, there is influx of potassium, there is efflux of sodium, there is efflux of potassium। करो आंसर। करो आंसर।
Same option, question 2. In case of repolarization, there is सेम ऑप्शंस. 2 क्वेश्चन है, आंसर करो. वाणी पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो. जब डीपोलराइजेशन होगा तब क्या होगा? देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. बट जब रीपोलराइजेशन होगा तब क्या होगा? वहां पर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस. ऐसे क्वेश्चन एनएससी जेएस में पूछे जाते हैं. ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट है? यस. चलो अब बात करेंगे अपन. विल स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूं. वाणी, क्वेश्चन पेपर जो है ना बेटा, उसका पैटर्न थोड़ा चेंज है. 2 सेक्शंस में पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी. ठीक, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी के. ठीक, और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के. वो 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन वुड बी ऑफ 6 मार्क. तो इस तरह से कैलकुलेट होगा. और जो इधर क्वेश्चन है उसमें ईच क्वेश्चन वुड बी ऑफ 3 मार्क. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, it is divided into 2 halves, that is the brain and spinal cord. The central nervous system is centrally controlling our body. ये हमारी बॉडी को सेंट्रली कंट्रोल कर रही है. कोई भी ऐसी एक्टिविटी बॉडी के अंदर नहीं होगी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा होगा. ठीक है, it is ectodermal in origin. ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई है. ठीक है, we'll start with brain. we'll classify the brain. बाकी ब्रेन की डिटेल्स और जितनी भी फंक्शन वाला पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे. ठीक है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ये हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. ब्रेन के लिए बायोलॉजिकल अगर अब मैं देखूं तो सेफलॉन वर्ड यूज किया जाता है. व्हाट इज यूज? द वर्ड सेफलॉन इज यूज्ड. फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स. olfactory lobe, cerebrum, ओके ओके रोहित, कोई बात नहीं, 5 मिनट पीछे चल रहा है तो. थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस टुगेदर दे आर कॉल्ड एज डायनसेफ्लॉन. बात करते हैं हिंड ब्रेन की. हिंड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा and cerebellum. These are the parts of your hind brain. Midbrain consists of optic lobe and crura cerebri. It consists of
या सेरिब्रे लिख लो। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेन, जिसको अपन अब नेक्स्ट क्लास से डिटेल में 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, है ना। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन 2 सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर में जो मेन पार्ट जहां से मेजर टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बच्चों, वो नर्व इंपल्स है, वो अपन ने डिटेल में पढ़ लिया। बाकी एक स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क करके एक चीज है, वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो काफी इजी है। बाकी ये जितने भी ब्रेन के पार्ट्स है ना, इनके सिर्फ फंक्शंस अपने को याद करने, इससे डिटेल NSE-JS में नहीं पूछा गया। हाँ, जितना डेप्थ में जाना चाहिए, जितना मुझे लगता है कि आपको एज NSE-JS एस्पिरेंट्स पता होना चाहिए, वहां तक उतनी डिटेल तक मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। तो 4 ब्रेन डिवाइडेड है ऑल्फैक्टरी लोब में, सेरिब्रम विच इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इसको कंबाइनली क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डायंसिफिलॉन। मिड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरिब्री, एंड हिंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। सो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। इसके एक एक पार्ट के ऊपर अब अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, रिविजन कॉल। ओके, सबसे पहले सुशांत, आई एम करेंटली इन क्लास 8 एंड आई हैव नोन अबाउट NSE-JS few days ago, then should I prepare for this? सुशांत, फर्स्ट यू नीड टू टेल मी कि कितना पार्ट आप पढ़ चुके हो, कितना पार्ट आपको पता है, कहां से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। रिवीजन क्लास वानी बिल्कुल ट्राई करेंगे कि दिवाली ब्रेक्स के बाद हम रिवीजन क्लासेस ले, क्योंकि उससे पहले तक वी आर प्लानिंग कि हम सिलेबस खत्म कर दें। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाए। दूसरा, अगर मैं बायो की बात करूं, मेरा नाम डॉक्टर नेहा बंसल है, आई टेक बायोलॉजी क्लासेस। मेरी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे को रोज 3 बजे से 4:30 बजे तक मैं क्लास लेती हूँ दोनों दिन। सैटरडे को मैं 1 शॉट क्लासेस लेती हूँ, जिसमें बड़े बड़े टॉपिक्स को अपन कोशिश करते हैं 1 शॉट में खत्म करने की, तो वो क्लास सैटरडे को रहती है। क्लास जनरली 10 से 10:30 के अराउंड स्टार्ट होती है और आपकी श्रद्धा अनुसार वो क्लास चलती रहती है, ठीक है। जैसे होता है ना, खाने का समय 8 बजे से आपके आगमन तक, तो मैं क्लास शुरू कर देती हूँ 10 साढ़े 10 बजे से, और वो क्लास चलती रहती है जब तक आपकी श्रद्धा होती है। बट यस, जनरली क्लास 2 से 3 के बीच में हम वाइंड अप कर देते हैं। तो वहां पर काफी बड़े बड़े टॉपिक्स, जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वहां खत्म कर चुकी हूँ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मसल फिजियोलॉजी वाला पार्ट वहां खत्म हो चुका है, एनिमल टिश्यू वाला पार्ट वहां पर खत्म हो चुका है, और वहां पर अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट चल रहा है जिसमें हम फंगस पढ़ रहे हैं। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू एंड विश टू स्टडी फ्रॉम द चैनल, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख देख कर पढ़ सकते हो। जहां पर भी 1 शॉट लेक्चर्स हुए हैं वहां पर 1 शॉट मैराथन सेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, आपने 7 लेक्चर्स फिजिक्स के खत्म कर लिए हैं, बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गया है। सो आपका जो मतलब आपको यू नीड टू बक अप विद द पेस, क्योंकि आपको काफी सारे लेक्चर्स खत्म करने पड़ेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा स्पीड में लगाकर कवर करते चले जाओ। यू नीड टू टेल मी योर रूटीन ऑल्सो, कि आप स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो टाइम कंस्ट्रेन रहेगा, पर अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो काफी सारा समय अवेलेबल रहेगा। एंड व्हाट अबाउट बायोलॉजी? नाइन लेक्चर्स कंप्लीट हो गए बायो के। तो अब आप वाणी एक काम करो, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे से ये पूरा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, इसका प्रीवियस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लाइव क्लासेस में आके पढ़ना स्टार्ट करो। लाइव क्लास में थोड़ा अच्छे से ज्यादा समझ में आता है। सैटरडे के 1 शॉट्स अटेंड करो, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, और
मॉर्निंग टाइम में जैसे 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आप धीरे 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 अपना बैकलॉग क्लियर करते चले जाओ, ठीक है। एंड नथिंग अबाउट बायो को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है सुशांत, तो मैं वही बोल रही हूँ, लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, वन शॉट्स अटेंड करो, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी। वन शॉट को कवर करना इजी है, फटाफट फटाफट करो और पेज पे आ जाओ। बाकी लाइव लेक्चर्स में जुड़ो और धीरे 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 अपना बैकलॉग कवर करो। आर यू बोथ अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट? ठीक है, तो अगर आप नहीं जाते हो तो फिर इजी है, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आप धीरे धीरे बैकलॉग कवर करो। कितने घंटे हो गए? ठीक है, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट का बैकलॉग को दो, 2 बजे से रेस्ट करो और 3 बजे से 4 बजे से व्हाटएवर इज द ड्यूरेशन ऑफ द लाइव क्लास में आकर जुड़ जाओ, ठीक है। तो आई थिंक दिस वुड वर्क। सो ठीक है, वेलकम वानी। सो ओके स्टूडेंट्स, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। मेन मुझे आपको नर्व इंपल्स पढ़ाना था। नर्व इंपल्स में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। आई एड्रेस ऑल द डाउट्स, मैं सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट ट्यूसडे को जब अपन मिलेंगे तो ब्रेन को अपन फिनिश करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। और सैटरडे को अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फंगस कंप्लीट करूंगी, उसके बाद वायरस, वायरॉइड, लाइकेन वाला पार्ट कवर करके वील स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम, ठीक है। तो जब वाणी आप स्कूल नहीं जा रहे हो उस टाइम पर बैकलॉग को लेकर बैठो और लाइव क्लासेस में रेगुलर रहो। देख लो लाइव क्लास में कौन सा लेक्चर चल रहा है, उस लेक्चर को सबसे पहले कवर कर दो, ठीक है। कृष्णा तू क्लास में आया था क्या आज? कोई डाउट? एनी डाउट अप टिल हियर? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज अगर दिमाग में है तो प्लीज पूछ लो। आज की क्लास जो करी है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। वील स्टार्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सैटरडे की मैराथन क्लास में वील कंप्लीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ, कमेंट में पूछ लेना, बिल्कुल करेक्ट बात है, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।